आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी बन रहा है। कह रहा है इफ के इज द रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए इज 0.5 मोलर। कह रहा है देन द हाफ लाइफ इज। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ वाला हम फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए का दिया गया है तो हाफ लाइफ हमसे पूछ रहा है। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। ये टी हाफ होना चाहिए, के गलती से लिख गया है। टी हाफ होगा यहाँ पर। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के log बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। अब देखिए इसमें एक चीज ये ध्यान देने की बात है कि अर्धायु पूछ रहा है। तो अर्धायु का मतलब ही होता है कि कंसंट्रेशन प्रारंभिक का आधा हो जाए जितने समय में, वही अर्धायु होती है। इसका मतलब x की वैल्यू प्रारंभिक a है तो एक आधा a/2 होगा। ये यहां पर गौर करना। तो k इक्वल टू कहें या टी हाफ, तो ये टी हाफ एट टी हाफ यानी अर्धायु समय पर। तो k बराबर 2.303 अपान टी हाफ log 10 बेस रहेगा। a अपान a माइनस एक्स की जगह a/2 रख देंगे, क्योंकि हाफ लाइफ यानी अर्धायु का मतलब ही होता है कि कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ रह जाए तो हाफ कर दिया गया। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान के log बेस 10। अब ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये हाफ बचेगा, 2 ऊपर जाएगा, 1 कट जाएगा। तो ln 2 अपान के हो जाएगा। इसको हम पूरे को ये 2.303 log 2 को हम ln 2 लिख सकते हैं अपान के। तो टी हाफ इक्वल टू ln 2 अपान के। यही हमारा आंसर हो जाएगा 41 का सी नंबर। तो 41 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी बन रहा है, यानी ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है। कह रहा है द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर इज फाउंड टू बी 2 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। कहने का मतलब ये है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है, पहले ही बता दिया है। इसमें अभिकर्मक ए से उत्पाद बी बन रहा है और कह रहा है कि जो रेट है अभिक्रिया का, जब अभिकर्मक की सांद्रता 0.01 मोलर है तो उस समय अभिक्रिया की दर है 2 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। सीधा सीधा फिर फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला लगाएंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए से बी बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हमको दिया है 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए n बराबर 1 होगा। तो रेट इक्वल टू होता है के ए की पावर n या x जो भी लिख सकते हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो n बराबर 1 है, तो n की जगह 1 रखेंगे तो k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा रिएक्टेंट। तो k इज द रेट कांस्टेंट, k ही हमारा रेट कांस्टेंट है। तो a बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी अभिकर्मक की सांद्रता हमको क्वेश्चन में दी गई है 0.01 मोलर। तो अब k की वैल्यू निकाल लेंगे तो k इक्वल टू
तो के ये इधर ए आएगा तो रेट अपान कंसंट्रेशन हो जाएगा रिएक्टेंट का। तो रेट हमको दिया है 2 × 10⁻⁵ अपान ये कंसंट्रेशन है कि 0.01, तो ये आ गया 2 × 10⁻³ के की वैल्यू आ गई। कहीं भी समय या टी हाफ निकालना हो तो पहले के निकालते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन करते चले आए हैं सब में हमने ऐसा ही किया है। अब फार्मूला लगा देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपान के, या के बराबर 0.693 अपान टी हाफ। तो ये टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपान के की वैल्यू 2 × 10⁻³ तो आ गया लगभग 346.5 यानी लगभग 347 सेकंड। तो इस प्रकार से 42 में 347 सेकंड हो जाएगा, यानी डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाफ लाइफ 347 सेकंड हो। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोट की अभिक्रिया है। अभिक्रिया की दर दे दी गई है 1.5 × 10⁻² और अभिकर्मक की सांद्रता दे दी गई है 0.5। हाफ लाइफ पूछ रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन किया गया 42 नंबर, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसीलिए कहते हैं कि साल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। इससे आपको आइडिया चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। दूसरी बात, 3 घंटे के समय में आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं, वो टाइम भी मैनेज करने का हुनर आ जाता है। तो रेट इक्वल टू होता है, रेट को हम dx/dt भी लिख सकते हैं, इक्वल टू k × c का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट हमको क्वेश्चन में दे दिया है 1.5 × 10⁻²। ये देखिए जो लिखा गया है, जैसे हम लिखते हैं रेट इक्वल टू के ए की पावर x ऐसे करके, तो वही चीज है यहाँ पर। प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो वही c लिख दिया है यहाँ a की जगह, और यहाँ रेट के साथ dx/dt लिख दिया है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो उसी प्रकार से अभिक्रिया के वेग बराबर सांद्रता बटे समय होता है। तो रेट 1.5 × 10⁻² क्वेश्चन में दिया है, इक्वल टू के प्रारंभिक सांद्रता अभिकर्मक की दी है 0.5, तो के की वैल्यू निकल के आ गई इतनी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के, तो 0.693 इंटू ये 0.5 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा 1.5 × 10⁻²। सॉल्व किया तो आ गया 23.1 मिनट। तो 23 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे नीचे वाला, 23 नहीं 43 का 23.1 मिनट, यानी बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देखे घुमा फिरा करके वैसे ही पूछे जा रहे हैं। कह रहा है द रिएक्शन ए से बी बन रहा है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया है, अभिकर्मक ए से उत्पाद बी बन रहा है। कह रहा है द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी इन 1 आवर। तो ए के 0.8 मोल से बी के 0.6 मोल बनने में 1 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.675 मोल ऑफ बी। तो अगर 0.8 मोल ए से 0.6 मोल बी बनने में अगर 1 घंटे का समय लगता है, तो 0.9 मोल ए के 0.67 बी मोल, इतने मोल बी बनने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सीधा फार्मूला है। अब यहाँ पर 2 बार समय आया है तो उस हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट,
के सेकेंड। तो ए से बी बन रहा है 0.8 मोल है प्रारंभ में, इनिशियल। प्रारंभ में 0.8 मोल है। तो प्रारंभ में जब अभिक्रिया नहीं हो रही थी, रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो ए से बी नहीं बना था, तो 0 था। अब 1 घंटे बाद 0.6 मोल बन गया है बी, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये ए कितना बचा, 0.8 में 0.6 घटा देंगे तो 0.2 बचेगा, इतना बचा। तो अब ए और बी का रेशियो क्या है, 1:3 का रेशियो है। अब केस 2 में क्या है, फिर ए से बी बनाया, अब कह रहा है 0.9 मोल है प्रारंभ में। तो जब अभिक्रिया नहीं हुई थी तो कितना होगा, 0 होगा। अब कह रहा है 0.9 से 0.675 बी बन जाता है। जब बी बन जाएगा तो ए कितना बचेगा, तो 0.9 में 0.675 घटा देंगे तो उतना ही बचेगा। तो घटाया तो आ गया 0.225। इसको भी देखा जाए तो 1:3 का रेशियो है, यहाँ भी 1:3 का रेशियो है, यहाँ भी 1:3 का रेशियो है। तो जाहिर सी बात है कि इसको बनने में 1 घंटा समय लगता था, तो इसको भी बनने में 1 घंटा का ही समय लगेगा, क्योंकि 1:3 का अनुपात यहाँ भी है, 1:3 का अनुपात यहाँ भी है। तो द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेम फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए जो बनने की दर है वो 1:3 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है। ये इस बात पे निर्भर नहीं है कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी है। इसमें भी देखिए 1:3 का रेशियो है, इसमें भी 1:3 का रेशियो है। तो इसका मतलब जो समय लग रहा है वो सेम है दोनों में, तो ये प्रारंभिक सांद्रता से मुक्त है। प्रारंभिक सांद्रता पर लगने वाला समय निर्भर नहीं है। तो इसलिए जितना समय इसमें लगेगा उतना ही इसमें लगेगा, यानी 1 घंटा। 1 घंटा इसमें लगा तो 1 घंटा इसमें भी लगेगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। कह रहा है प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु का समय है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता से इंडिपेंडेंट होता है। पीछे कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि टी हाफ बराबर फार्मूला होता है 0.693 अपान के। यहाँ पर कहीं प्रारंभिक सांद्रता नहीं है फार्मूले में, इसलिए प्रारंभिक सांद्रता पर अर्धायु का समय प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए निर्भर नहीं करेगा। तो 45 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय K1 बराबर 1/T ln A/A-x। ए हमारा प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, A-x टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन बची, तो एट टी बराबर टी हाफ। जब समय अर्धायु के बराबर होगा तो ये मात्रा भी आधी होगी, क्योंकि अर्धायु या टी हाफ का मतलब ही होता है, हाफ लाइफ का मतलब ही होता है कि रिएक्शन में प्रारंभिक सांद्रता जितने समय में आधी रह जाती है वही अर्धायु या टी हाफ या हाफ लाइफ होती है। तो टी हाफ के समय में x बराबर A/2 हो जाएगा या आधा हो जाएगा। तो K1 बराबर 1/T हाफ ln A/A-A-2। तो K1 बराबर 1/T हाफ ln 2 हो जाएगा, यानी K1 बराबर 0.693/T हाफ। तो जाहिर सी बात है फार्मूला हमको पहले से पता था तो हमने डायरेक्ट बता दिया। अब यहाँ पर कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है, इस फार्मूले में सांद्रता नहीं है अभिकर्मक की, तो देयरफॉर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इसलिए अर्धायु या टी हाफ या हाफ लाइफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं है।
तो हमारा 45 का सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो अभिक्रिया का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, अब हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी E इक्वल टू 0, तो सक्रियण ऊर्जा 0 है एंड द रेट कांस्टेंट, जो अभिक्रिया नियतांक है वो है 1.6 इंटू 10⁶ प्रति सेकंड है। तो इसका मतलब है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर सेकंड होती है। टेम्परेचर 200 केल्विन पर है। अब कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 400 केल्विन कर दिया जाए, द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन विल बी, तो 400 केल्विन अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो अब रेट कांस्टेंट क्या होगा। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू दे दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो सीधा फार्मूला लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे हमने किए हैं, तो वही उठा करके यहाँ पूछ लिया है। तो log K2/K1 बराबर EA/2.303 R T2 - T1/T2 T1 फार्मूला होता है। तो वैल्यू रखा तो log K2/K1 दिया है 1.6 इंटू 10⁻6 बराबर EA की वैल्यू 0 दिया है, तो 0 में किसी भी चीज़ का भाग देंगे तो 0 हो जाता है। तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो K2/1.6 इंटू 10⁻6, अब ये लाग हटा तो लाग 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो K2 बराबर आ गया 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकंड। तो देखिए सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब 47 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम उत्प्रेरक या कैटलिस्ट को डाल दें या जोड़ दें, तो 4 विकल्प में से किस चीज को प्रभावित करता है कैटलिस्ट। तो हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक को जोड़ दिया जाए तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार बढ़ाता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। तो सक्रियण ऊर्जा को अंग्रेजी में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करके यानी चेंज करके रिएक्शन के रेट को कैटालिस्ट चेंज करता है। तो 47 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 47 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। ए कैटालिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन विच हैज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो उत्प्रेरक या कैटालिस्ट है वो एक अलग पाथ अभिक्रिया के लिए देता है, और वो पाथ में चल करके सक्रियण ऊर्जा कम करके अभिक्रिया की दर को ये कैटालिस्ट बढ़ाता है। तो अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम करके उत्प्रेरक अभिक्रिया के रेट को बढ़ाता है। कुल मिला के बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को हम किस ग्राफ के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 48 का ये विकल्प सही है, ln(k) वर्सेस 1/T। अब इसके बारे में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए
आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी होता है। अगर दोनों तरफ हम ln करेंगे तो ln k इक्वल टू ln a, अब ये ऊपर पावर नीचे आ जाएगा माइनस ई ए अपान आर टी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा ln k और यहाँ से 1/t, क्योंकि ई ए और आर को अगर हटा दें तो 1/t के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो जो स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन चूँकि ग्राफ है तो फार्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं m और x, इसमें भी दो चीज़ें हैं, इसमें ln a है केवल, ये देखिए ln k इक्वल टू ln a होना चाहिए। तो ln a एक ही चीज़ है तो इसका मतलब ये वाला c है। इसमें दो चीज़ें हैं m और x, इसका मतलब ये है। तो ये इतना ये अलग हो जाएगा और 1/t अलग हो जाएगा। तो अगर ln k और 1/t के बीच ग्राफ खींचें तो माइनस ई ए अपान आर ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप का फार्मूला है। ये इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट जो है एक तरह से ये माइनस ई ए अपान सी आर हो जाएगा। तो ये स्लोप हमारा इंटरसेप्ट नहीं है, स्लोप हो जाएगा, स्लोप ये वाला, और कटान अलग चीज हो जाएगी, वो सी होगा। सो स्लोप हमारा माइनस ई ए अपान आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी हमारी, हेंस इफ ln k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t, ln k और 1/t के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी माइनस ई ए अपान आर हो जाएगा। ये स्लोप हमारा माइनस ई ए अपान आर हो जाएगा। तो कुल मिला के एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ln k वर्सेस 1/t ग्राफ से शो होगी, जिसमें कि स्लोप माइनस ई ए अपान आर होगा, जहाँ ई ए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो 48 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल। कह रहा है कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी अगर इसकी दर को दोगुना कर दिया जाए। When the temperature is raised from 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अभिक्रिया की दर दोगुना कब हो रही है? जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जा रहा है। तो अगर R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हो तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बताइए। फिर सीधा फार्मूला लगाएंगे। देखिए, अगर आपको फार्मूले याद हो और थोड़ा सा समझ हो तो सारे क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर 2 बार दिया है तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें T1 T2 हो। तो यही हमारा फार्मूला है, log K2 बटे K1 बराबर EA अपान 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इसी में ऊपर फार्मूला था T2 माइनस T1 अपान T1 T2। तो इसी को और सिंपल करेंगे तो T2 माइनस T1 अपान T1 T2 भी हो जाएगा। तो यही फार्मूला है। तो K2 बराबर 2K1 कह रहा है रेट कांस्टेंट पहले का दोगुना है, यानी K2 इक्वल टू 2K1। समय T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे। यहाँ पर हमेशा केल्विन में ही रखना है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कहीं नहीं रखना है। इस बात को मोटा मोटा समझ लीजिए। एक जगह जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ सेंटीग्रेड में रख दिया जाता है, वो भी घटाने पर रखा जाएगा तो दोनों पक्ष घटते हैं। तो चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रख दिया जाता है।
तो T2 बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बदलेंगे 273 जोड़ देंगे तो आ गया 308 केल्विन। R दिया है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो log 2 बराबर हो जाएगा log K2 की जगह 2K1 अपान K1 रखेंगे तो कटेगा तो log 2 आ जाएगा बराबर ये अपान 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 1 अपान T1 की वैल्यू 293 माइनस T2 की वैल्यू 308। अब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये की वैल्यू आ गई 34.7 किलो जूल पर मोल। जब इसको सॉल्व किया सॉल्व आप लोग कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 50 नंबर देखिए, अभी तक सीधा सीधा केवल फार्मूले ही लग रहे हैं, हमको ज़्यादा बुद्धि विवेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। तो कह रहा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया है, उसमें जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। NCERT में ये चीज़ हमने पढ़ा भी है। कह रहा है इफ द टेम्परेचर इन इंक्रीजेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो जाएगी, ये हमको बताना। तो आप क्रम से चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 डिग्री से जब 20 डिग्री हुआ तो डबल हो गया, 20 से 40 होगा, नहीं 20 से 30 होगा तो फिर डबल होगा तो 4 गुना हो जाएगा। फिर 20 30 हुआ, 30 से 40 होगा तो फिर डबल हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। ऐसे ऐसे ले करके हमको 10 तक जाना है। अच्छा है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 2 डिग्री बढ़ता है, तो रेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 2 पावर में 100 माइनस 10 अपान 10, यानी अंतिम टेम्परेचर माइनस प्रारंभिक टेम्परेचर बचे अंतिम टेम्परेचर। तो इस फार्मूले को भी आप लोग याद कर लीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R 100 अपान R10 बराबर 2, तो ये 90 बटे 10 हो गया, यानी 2 की घात 9, तो 2 का 9 बार गुणा कर दीजिए तो 512 आ जाएगा। तो 512 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग फार्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, R T2 अपान R T1 बराबर 2 की पावर T2 माइनस T1 अपान T1। इस तरह इसको सिंपल करके आप लिख सकते हैं टेम्परेचर को। ध्यान दीजिए, सेंटीग्रेड में इसलिए हमने स्मॉल टी लिखा है। अगर डिग्री केल्विन में होता तो हम कैपिटल टी लिखते हैं यहाँ। तो इसी को बॉक्स में बंद कर लीजिए, यही आपका फार्मूला हो जाएगा, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह आप फार्मूले बना भी लीजिए, तो 50 का भी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।